हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट गेट फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट तक, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र। ठीक है। लास्ट वीडियो जो हमारा था उसके अंदर जो मैंने आपको वर्टिकल मोशन, वर्टिकल जो प्लेन है उसके अंदर कोई पत्थर को अगर आप बांधते हैं, किसी पार्टिकल को अगर आप बांधते हैं रस्सी से, देन उसके बाद में उसको वर्टिकल प्लेन में गति कराते हैं, वो वाला कंसेप्ट हमने किया था। उसके एक दो एग्जाम्पल हमने देखे थे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जब उनके एग्जाम्पल आप करो तो दो ही चीज़ें याद रखो। एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनेगी वो mv²/r, यानी कि उससे रिजल्टेंट निकालो। एंड देन उसके बाद में जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वो आपका वहाँ पे फॉलो करना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो उनसे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो उन क्वेश्चन में तो आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा होगा वो किस पे है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है। टॉपिक क्या रहेगा हमारा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो होता क्या, सबसे पहले ये समझिए, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है वो समझिए। द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, क्योंकि इसको समझना बड़ा जरूरी है। पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है कि ये होता क्या है, द्रव्यमान केंद्र होता क्या है ना। तो सपोज करिए मेरे पास अभी ये मार्कर है, मैं इसको फेंकता हूँ, है ना। तो इसको फेंकता हूँ तो हो सकता है इस तरह से रोटेट करता हुआ आगे की ओर गति करे। ठीक है। या ये सीधा गति कर सकता है, ये इस पर डिपेंड करता है मैं किस तरह से इसको फेंकता हूँ। ठीक है। अब मान लीजिए इसके जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, इसके साथ गति करेंगे। कोई रोटेट मोशन करेगा, कोई सीधा मोशन करेगा। ठीक है। कुल मिला के क्या है कि इसके सारे पार्टिकल जिस तरह से मोशन करेंगे उसी तरह से, अगर मान लीजिए इतने ही द्रव्यमान का मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, जिस तरह से वो मोशन कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए इस तरह से मोशन कर रहे हैं, ये इसमें मार्कर पहले ऐसे था, ठीक है, ये इसका टिप था ऊपर का मान लीजिए, फिर ये कुछ इस तरह से टिप बना, इसका थोड़ा रोटेट करते हुए घूम रहा है ना, घूमते हुए मान लो मोशन कर रहा है। फिर इस दूरी पे क्या बना, ये कुछ इस तरह से बना। ऐसे करते करते ये रोटेट होते होते यहाँ तक पहुंचता है, मार्कर किसी भी एक पॉइंट तक पहुंचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये ऐसे था, तो ऐसे मोशन किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे करते 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 आगे तक पहुंच के यहाँ पहुंचा। तो इसका जो प्रत्येक कण है वो क्या कर रहा है, इस यहीं से गति करके कहाँ पहुंच रहा है, यहीं से पहुंच रहा है। ठीक है। इसका जो एक प्रत्येक कण है, यानी कि जिन पार्टिकल्स से ये बना है वो पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं, इसके साथ ही ऐसे ही मोशन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर इसकी गति बतानी है तो मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर में एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ, है ना। सेंटर में वो अपन डिपेंड करेंगे कैसे निकालते हैं, कि मैं मान लीजिए इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ, वो इसके बीच में भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। सेंटर ऑफ मास जो होता है वो क्या है, वो इसके अंदर हो पार्टिकल के, जरूरी नहीं है, पार्टिकल के बाहर भी, जो हमारा पूरा सिस्टम है वो सिस्टम से बाहर भी हो सकता है और सिस्टम के अंदर भी हो सकता है। ठीक है। तो सिस्टम के अंदर या बाहर कहीं हो सकता है। तो वो क्या है कि इस तरह से ये मोशन कर रहा है कि इसको क्या मान लूँ, एक पॉइंट मास जिस तरह से मोशन कर रहा है उसी तरह से, उसी से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसका द्रव्यमान कितना हो, इसके बराबर द्रव्यमान हो, देन उसके बाद में जो है ये इसी एक पॉइंट मास जो गति कर रहा है उसी एक पॉइंट मास की गति को अगर मैं डिफाइन कर दूं, इसकी इक्वेशन बना दूं, वही इक्वेशन क्या होगी, इस मार्कर की इक्वेशन हो जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इस पूरी के पूरी जो सिस्टम है उसका मास क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं एक जगह। और उस केंद्रित मास की अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, उसी इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करता है, जो अपना सिस्टम है वो फॉलो करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। ठीक है। आगे पहले बात समझ में, कंसेप्ट क्या है कि जब रिजिड बॉडी होती है, ऐसी कोई बॉडी होती है ना, जिसकी अजीब सी शेप हो ना, अजीब सी शेप हो, इसका मतलब क्या हो, कुछ आर्बिट्री शेप हो गई। तो उसको जब उसका मोशन मुझे समझाना है तो मैं उसके एक एक पार्टिकल का मोशन नहीं लेके मैं एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ उसके अंदर जिस पे उसका पूरा मास कंसेंट्रेटेड हो, और उस पॉइंट की अगर मैं गति की व्याख्या कर दूं, यानी इंटरप्रिटेशन कर दूं उसकी मोशन का, तो पूरे के पूरे जो जिस पार्टिकल से वो बना उन सबकी इंटरप्रिटेशन भी सेम कैसी हो, वही निकले। तो इसका मतलब वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले सपोज करिए कि आपके पास ये इस तरह से 3 डायमेंशन एक्सिस है, तो मैं इसका सेंटर ऑफ मास बना सकता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सॉरी, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। यहाँ पे जो है एक आर्बिट्री कोई प्लेन है ना, और कोई सिस्टम है। उस सिस्टम में क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल हैं। ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, इससे ये R1 हो गया, ठीक है, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो उसमें क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर होगा या एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, जिसे मैं कह सकता हूँ RCM, इसकी जो डिस्टेंस ओरिजिन से होगी, वो क्या करेगा, इस पूरे के पूरे
बॉडी का जो है या इस पूरी की पूरी जो हमारा सिस्टम है, इसके ये जो सारे मास है इनका क्या होगा, जो इसे कह सकते हैं पूरी की पूरी बॉडी का जो मास है वो इस पॉइंट पे सेंटर्ड होगा, और इस पॉइंट जिस तरह से मोशन करेगा उस मोशन की अगर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो उस पूरे पूरे सिस्टम की क्या होगी, इंटरप्रिटेशन को बता देता है, या उसकी गति के बारे में सब कुछ बता देता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। और कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस सेंटर ऑफ मास में यहाँ पे ये क्या है, इस पॉइंट से इसके स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर, तो इस आरसीएम से भी क्या होंगे, इसके पोजीशन वेक्टर होंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा कि सेंटर ऑफ मास मेरा आरसीएम जो होगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, सेंटर ऑफ मास जो मेरा आरसीएम होगा वो क्या होगा, वो होगा m1, यानी कि ये क्या है m1 ये m1 ये m2 ऐसे इनके क्या होंगे, मासेज होंगे m3 ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा m1 r1 प्लस m2 r2 ऐसे करते करते अगर मान लीजिए आपके पास n मासेज हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस प्लस ऐसे करते करते mn तक का ना। तो ये मेरा क्या होगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। अब क्योंकि आरसीएम क्या है, अगर मैं स्थिति सदिश लेता हूँ यहाँ पे यानी कि पोजीशन वेक्टर लेता हूँ, तो इसके भी कितने कंपोनेंट हैं, एक्स वाई जेड कंपोनेंट है, इसके भी क्या होंगे एक्स वाई जेड। अगर कंपोनेंट की फॉर्म में अगर आपको पूछे तो कंपोनेंट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स सी एम जो होगा वो हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 ऐसे करते 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 mn xn जितने भी पार्टिकल होंगे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डॉट 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 m। ठीक है, इसी तरह से आपका YCM क्या हो जाएगा, m1 y1, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन जो है इसकी फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, y2 कि आप इसे क्या निकाल लिए, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालिए। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरह से ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ZCM क्या हो जाएगा, m1 z1 m2 z2 डॉट 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 प्लस mn zn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और mn। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, सबसे पहले अगर आपको सेंटर ऑफ मास पूछे तो क्या होगा कि गति की व्याख्या करने के लिए यानी कि जो मोशन है उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट मानते हैं जिसपे उसका पूरा का पूरा मास क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, केंद्रित हो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि उस पॉइंट मास की अगर हम व्याख्या कर देते हैं मोशन की, तो पूरे उसकी क्या मान ली जाती है, सिस्टम की मान ली जाती है, या उस सिस्टम को पूरा डिफाइन कर देता है उसके मोशन को। ठीक है, निकालते कैसे हैं, मैथमेटिकली आपके पास जितने भी मासेज हैं, ठीक है, उन सबका आप m1 r1 यानी कि उनका स्थिति सदिश लीजिए, देन उसको मल्टीप्लाई कीजिए और उस पूरे मास से क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालने तो इस तरह से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि सिर्फ आप r1 जो है स्थिति सदिश उसमें से x कोऑर्डिनेट लीजिए, y वाला निकालना तो y कोऑर्डिनेट लीजिए, z वाला निकालना तो z कोऑर्डिनेट लीजिए। अब आपको इतना सिंपल क्वेश्चन तो आएगा नहीं। ठीक है, आगे क्या आएगा कि आपके पास जो है नॉर्मली ऐसे केसेस यानी कि पॉइंट मासेज आ गए, तब तो ये चीज हुई, ये किसके लिए है, ये जब आपके पॉइंट मासेज हो आपके पास, है ना। पॉइंट मासेज का मतलब क्या है, एक मास यहाँ पड़ा है एक यहाँ पड़ा, वो पॉइंट मासेज हो, उस केस की बात है। लेकिन नॉर्मली जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा वो इतना सिंपल नहीं दिया जाएगा। उस केस में क्या करेंगे वो, उस केस में आपको जो बॉडी होगी हमारी, जो हमारा सिस्टम होगा या जो हमारी क्या बोलते थे पिंड होगा, उस पिंड में क्या होगा कि आपको एक मास जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो क्या होगा, वो होगा आपके पास एक तरह से कह सकते हैं कि एक जैसा ही डिस्ट्रीब्यूटेड मास होगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए गोला है ना, तो गोला है तो गोले में एक जगह तो मास होगा नहीं, यानी स्फीयर है तो उसमें एक जगह तो मास होगा नहीं, वो जो पूरा मास है वो क्या है, पूरी की पूरी जो गोला है उसके अंदर कंप्लीटली क्या है, यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो एक समान रूप से अगर मान लीजिए वितरित है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, उस केस में क्या इक्वेशन बन जाएगी, तो वो पॉइंट मास तो है नहीं, तो उसमें कैसे बनाएंगे, तो उसकी इक्वेशन में कुछ नहीं करना, जो आपका आरसीएम हो जाता है आरसीएम वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा जैसे आर डीएम, है ना, क्योंकि डीएम जो मास है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना पूरा। अब मान लीजिए गोला है तो उसमें क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या हो जाएगा आर डीएम जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब अगर सपोज कर लीजिए आपके पास डीएम नहीं देखे, उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने दे दिया कि जो आपका एम है वो या फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने रो दे दिया आपको। रो का मतलब क्या है, डेंसिटी, है ना,
क्या दे दी, मास अगर डेंसिटी दे दी, उस केस में क्या होगा, तो उसी को अपन कन्वर्ट कर लेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा आर सी एम। अच्छा, डिवाइड में क्या लिखोगे, कंप्लीट एम लिखोगे, है ना। डिवाइड में क्या होगा, जो बॉडी का कंप्लीट मास है वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 1/m करोगे, रूट के अंदर क्या हो जाएगा आर रो dv, क्योंकि dm किसके बराबर हो जाएगा, dm हो जाएगा रो dv के बराबर, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन सोल्व करोगे, तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई। तो नॉर्मली आपको जो केस दिए जाएंगे वो केस कौन से दिए जाएंगे, ये दोनों केस दिए जाएंगे नॉर्मली, मैं कह रहा हूँ ना। हो सकता है इससे भी मिल जाए क्वेश्चन, वो डिपेंड करेगा कि अगर पॉइंट मासेज है तो अपन सीधा सीधा निकाल लेंगे, और अगर मान लीजिए पॉइंट मासेज नहीं है, आपका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एक समान रूप से वितरित है, तो उस केस में क्या होगा, टोटल मास तो यहाँ आ गया, और ये जो हम लिखेंगे कौन सा ऊपर वाला, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं m और लिख रहे हैं r1, ठीक है। m तो आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ, मान लीजिए गोला स्फीयर है ना। अब स्फीयर है तो स्फीयर में क्या होगा, ये कहेंगे कि इसका पूरा मास कितना है m है। अब आप इसके लिए निकालिए, क्या निकालिए कि सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा अब इसके लिए, अब m तो हम क्या लेते हैं पॉइंट मास है, अब पॉइंट मास तो हमारे पास है नहीं, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस के लिए हमें किसको फॉलो करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आ गया दो चीज, अगर पॉइंट मासेज है तो ये हो जाएगा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या हो जाएगा, वो वाला केस हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ से एक चीज और, अगर मान लीजिए इसी केस में आपको ये पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि एक्ससीएम कितना होगा, तो क्या करोगे 1/m तो ऑलरेडी रहेगा, यहाँ आर की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ xdm हो जाएगा। वाईसीएम पूछेंगे तो क्या करोगे 1/m ydm, बस सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको सोल्व करना, जैसे इसी तरह से क्या इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, इसमें भी यहाँ क्या हो जाएगा x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, बस और सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे इन केस की अगर बात करेंगे, है ना, इस केस की, तो इसमें आपको सिर्फ आर की वाले से काम हो जाएगा, इसमें आपको पॉइंट वाला जो है यानी कि इसके कोऑर्डिनेट है वो नॉर्मली नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के ये समझ में आ गया सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, ठीक है। अब इस सेंटर ऑफ मास से एक चीज और निकल के आती है कि इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। ये तो क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, है ना। ये क्या था, अभी मैं आपको बताऊं, तो ये क्या था, इसका जो हमारे सेंटर ऑफ मास था आरसीएम, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी आरसीएम, ये क्या था इसका पोजीशन वेक्टर, यानी कि स्थिति सदिश। अब आपको पूछेंगे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या करना पड़ता है वेलोसिटी के लिए, जब आपको स्थिति सदिश दिया होता है तो क्या करते हो, जो VCM आप निकालते हो, तो VCM क्या हो जाता है, वो हो जाता है आर डी आर सी एम अपॉन डी टी। तो इसमें किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पूरे में आर का हो जाएगा, क्योंकि एम तो क्या है कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा एम डी आर वन अपॉन डी टी प्लस एम टू डी आर टू अपॉन डी टी, डॉट डॉट ऐसे चलेंगे कहाँ तक, एम एन तक, डी एम एन अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू और एम एन। इसको आगे क्या ले सकता हूँ कि वी सी एम बराबर हो जाएगा m1, ये कितना हो जाएगा v1 प्लस m2 v2 प्लस ऐसे करते करते mn और vn, ठीक है। तो m1 प्लस m2 ऐसे करते करते हम चलेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी इक्वेशन कहाँ बनती है, ये बनती है, इसको बोलते हैं लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। ये क्या कौन सी है, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, है ना। जब आप बीएससी की किताब देखेंगे तो उसके अंदर आपके सेंटर ऑफ मास को दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ाया गया है, एक तो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और 11th वाली जो अपनी सेकेंडरी वाली बुक्स है उसमें देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोर्स में, है ना। जब अपन बीएससी में जाते हैं तो अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी उसकी इक्वेशंस को देखते हैं, ठीक है। तो जब मैं अब इन दोनों को एक साथ ही लूंगा, पहले लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा, यानी कि इसके जब क्वेश्चंस वगैरह सब कर लेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे, तो उसके बाद हम चलेंगे लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि वहां पे इक्वेशंस और ज्यादा ईजी हो जाती है सोल्व करना बजाय कि इसके लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि ये हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और हमने क्या किया, एक अलग से निर्देश तंत्र लिया है, एक अलग से सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, इसके मोशन देख रहे हैं। जब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो इसको क्या मानेंगे, सेंटर ऑफ मास को मानेंगे मूल बिंदु, है ना, और उसके बाद में उसकी इक्वेशंस देखेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान के फिर उसकी इक्वेशंस को आगे देखेंगे, ठीक है। तो वो बाद की बात है, अभी उस पर मत जाओ, अभी आपसे इसी पे रहो कि सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन क्या होती है। पहले वैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है,
इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे बनती है, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट कैसे निकलते हैं, और अगर उसको आपने दे दिया क्या बोलते हैं यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इक्वेशन क्या बनती है, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सारी की सारी चीजें यहाँ तक हमने देख ली, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास अब होगा क्या कि जब आपके पास दो बॉडी दी जाएगी, है ना, दो अलग अलग बॉडी आपको यूनिफॉर्मली दे दी, अब उसके अंदर अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालोगे, यानी कि दो बॉडियों को कंपोजिट बॉडी है, क्वेश्चन क्योंकि न्यूमेरिकल, यहाँ तक तो देखो अपना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है ना, कंसेप्ट तो क्या हो गया यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा, चलो एक चीज में और कर देता हूँ इसको आगे, यहाँ पे हम निकाल देते हैं फोर्थ की इक्वेशन, है ना, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूरा का पूरा मेरा क्या होगा, बॉडी का मास हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम वी सी एम इक्वल टू क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसे करते करते इक्वेशन हमारी इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या हो गया mv, यानी कि ये किसका है, पूरे की पूरी बॉडी का वेलोसिटी हम दे रहे हैं, ये पूरी पूरी बॉडी का मास दे रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं p, यानी कि पूरी बॉडी का मोमेंटम वो किसके बराबर हो गया, p1 प्लस p2 जितने मास से ये बना हुआ है प्लस pn के इक्वल हो गया, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इसका मतलब क्या बनेगा, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने पे ये बनेगा m d v c m अपॉन dt इक्वल टू, ये पूरे के साथ चलेगा ऐसे, है ना, p1 प्लस p2 ऐसे करते करते चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, p1 प्लस p2 ये चलेगा। अब क्योंकि ये अगर मान लीजिए इसको एक्सेलरेशन मान लेता हूँ m a c m कर देते हैं इसको एक्सेलरेशन में, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, a1 a2 a3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये क्या हो गया, मेरा फोर्स हो गया, ये किसके बराबर हो गया, फोर्स के बराबर हो गया, है ना। अब मैं कहता हूं कि इस पूरे के पूरे जो अपना पिंड है, ये जो सिस्टम है, इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो, जीरो हो। अगर इस पे लगने वाला फोर्स जीरो हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस इक्वेशन से ये मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, है ना, ये कितना होगा, ये होगा जीरो के बराबर, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को आगे सोल्व करता हूँ, तो जैसे ही मैं उसको जीरो के बराबर करता हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, इक्वेशन ये बन जाती है कि F इक्वल टू डी बाई डी टी, है ना, और कैपिटल M वी सी एम इक्वल टू डी बाई डी टी P1 प्लस P2, ऐसे करते करते चलेंगे कहाँ तक, Pn तक, ये किसके बराबर है, सब जीरो के, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या होगा, कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, टोटल जो मेरा मोमेंटम है वो क्या होगा, इन सब मोमेंटम के योग के बराबर होगा। पहली बात तो क्या निकल के आई है, यहाँ से ये देखो कि टोटल जो मोमेंटम होगा इस सिस्टम का वो क्या होगा, टोटल जो मोमेंटम, टोटल जो संवेग है वो अलग अलग जो हमारे पिंड हैं उन सब अलग अलग जो हमारे पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के पहले तो क्या होगा, जो मोमेंटम है उनके वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा, अगर इसके ऊपर पूरे पे अगर मैं मान लीजिए कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, कोई फोर्स बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा जो मोमेंटम है वो क्या होगा, इसका कंजर्व होगा, यानी कि संरक्षित होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अगर आपके पास बहुत सारी पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर कोई सिस्टम बनता है तो उन सबका क्या करो, पार्टिकल्स का मोमेंटम लो, कौन सा, वेक्टर सम। दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, ये सम कौन सा है, ये वेक्टर सम है, बस वेक्टर सम कर दोगे तो इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, मतलब न्यूमेरिकल आ सकता है इसके ऊपर, है ना, और आएगा भी सही ऐसे न्यूमेरिकल। ये बॉम्ब था, ठीक है, वो जब फटा तो 3 भागों में टूट गया, एक इधर अलग अलग एंगल पे गए, तो उस केस में कौन सा होगा, बस यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुल मिला के क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स उस पे जीरो है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब मोमेंटम का क्या लेना है, वेक्टर सम लेना है। बस दिक्कत, आप जो गलती कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हो या नहीं कर पाते हो, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि जहां वेक्टर क्वांटिटी है वहां वेक्टर सम लेना है, जहां स्केलर है वहां नॉर्मल सम ले लोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। बस ये गलती अगर नहीं करोगे, वेक्टर सम मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, जब दो वेक्टर क्वांटिटी जुड़ती है तो हमने कौन सा देखा था, त्रिभुज का नियम देखा था, और समान त्रिभुज का नियम, यानी कि ट्राइंगुलर लॉ, और ये मैंने वेक्टर वाला जो पढ़ाया था ना टोटल उसमें पढ़ाए थे, तो उसी तरह से जोड़ना है बस, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट हमें कहाँ यूज करेंगे, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे जब मैंने अभी एग्जांपल लिया ना, इस तरह के एग्जांपल में जहाँ मौसम तो हो रहा है आपस में ही, है ना, सिस्टम का, सिस्टम में जितने भी पार्टिकल है उनका, लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस केस में हम इन चीजों का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने क्या देख लिया, सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन, सेंटर ऑफ मास के इक्वेशन के बाद कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास और कोऑर्डिनेट के बाद यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन है मास का तो कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देख ली, सेंटर ऑफ मास पर अगर मान लीजिए सिस्टम पर कोई
एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सारे के सारे मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, सब पार्टिकल्स जो है अलग अलग उनके वेक्टर सम के बराबर होगा और वो क्या होगा, कंजर्व होगा। तो इसका मतलब इस केस से क्या निकला, ये क्या है, कंजर्व है, यानी कि क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ बोलेंगे। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट कौन सा इक्वेशन आपके पास बन सकती है उसकी मैं बात करता हूँ। एक एक एग्जाम्पल भी लूंगा मैं अभी, आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, सब चीज समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल सी चीज है। अब क्या है कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है जहाँ कंपोजिट हो। कंपोजिट होने का मतलब क्या है, कंपोजिट, चलो कंपोजिट का मैं क्वेश्चन लेके ही आपको सोल्व कराऊंगा। उससे पहले आप देखिए कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज आ जाती है, कंपोजिट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपको ऐसे निकालना है कि एक डिस्क है या एक स्फीयर है और उसके साथ क्या है, एक ये रेक्टेंगल ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मास कितना है, m1 है, इसका मास कितना है, m2 है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है, इसका x1 है और इसका सेंटर ऑफ मास है वो कितना, x2 है। अब इन दोनों का जो है कुल मिला के सेंटर ऑफ मास कितना होगा, यानी कंपोजिट वाला केस ये हो सकता है। यानी कि पहला केस क्या हो सकता है, कंपोजिट बॉडी देती है आपको, यानी कि संयुक्त बॉडी, संयुक्त पिंड देती है ना। तो संयुक्त पिंड का मतलब क्या है कि एक का सेंटर ऑफ मास आपको पता होगा, दूसरे का भी आपको पता होगा, पूछा कि इन दोनों का मिला के क्या होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस ये दिमाग में रखना। ठीक है, अब क्या पॉइंट मास नहीं है, आपके पास एक रेक्टेंगल था, उसका सेंटर ऑफ मास आपने निकाल चुके हो, वो सब निकलवाऊंगा मैं आपको ना, वो सेंटर ऑफ मास आप निकाल चुके हो। ठीक है, एक आपके पास स्फीयर था, या मान लीजिए ये स्फीयर नहीं, वो डिस्क थी, है ना। तो डिस्क ये भी 2D में, ये भी 2D में, तो वो क्या थी, डिस्क थी। इन दोनों डिस्क और आपने इन दोनों का कर दिया, जोड़ रखा है ना, एक दूसरे के पास पड़े हैं। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कितना, इन दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो ये आपको पहले से पता है। तो किस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका एक उल्टा देखते हैं। उल्टा का मतलब क्या है कि आपके पास ये डिस्क थी और इस डिस्क में से क्या हुआ कि पूरी डिस्क गोल नहीं होके इसमें से आपने इतना सा पोर्शन निकाल लिया, कितना सा, कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यानी कि ये इस तरह से मान लो, ये जो डिस्क है ना, ये तो पूरी इस तरह से है और इतना सा पोर्शन इसमें है ही नहीं। अब है ही नहीं तो क्या करें, इसका अब इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालिए। समझ रहे हो मेरी बात को, कि आपके पास क्या था, ये गोलाकार मतलब एक वृत्ताकार डिस्क थी, है ना, सर्कुलर डिस्क थी, उसमें से कुछ इतना सा भाग आपने निकाल दिया। अब पूछा कि अब इसका सेंटर ऑफ मास कितना है, तो डिस्क का तो आपको निकालना इजी, क्योंकि वो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड नो है, लेकिन इसमें से कोई भाग निकाल देंगे, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, उसकी हम बात कर रहे हैं ना। या डिफॉर्म बॉडी जिसको मैं कह सकता हूं, अगर बॉडी क्या हो, डिफॉर्म हो, उस केस में क्या होगा, है ना। डिफॉर्म अगर बॉडी है, ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड जो भी होगा आपको तो दिमाग में रखो कि डिफॉर्म अगर बॉडी है, उसमें से कोई भाग हमने निकाल दिया, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए देखो ये किस तरह से है। अगर मैं इसको देखूं तो देखो, पहले तो एक डिस्क है, डिस्क में से फिर इतना सा भाग क्या किया उन्होंने, माइनस कर लिया है। ठीक है, डिस्क में से क्या हुआ, इतना सा भाग, ये पहले पूरी डिस्क थी, ठीक है, इस पूरी डिस्क में से क्या किया, इतना सा भाग जो है डिस्क का वो निकाल लिया। ठीक है, अब इतना सा भाग निकाल लिया तो मान लीजिए कि इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, पूरी डिस्क का m था, पूरी डिस्क का ना, और इसको निकाले हुए भाग का द्रव्यमान कितना था, स्मॉल m था। इसका सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, सपोज कर लीजिए कैपिटल X है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, स्मॉल x है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वो आप निकाल सकते हैं, बड़ी गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, जब इस चीज का मैं मास निकालूंगा जिसमें निकली हुई है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जिसको मैं xcm कह देता हूँ फिर से, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल M x माइनस, ठीक है, कैपिटल M x माइनस, क्योंकि माइनस हो रहा है तो हो जाएगा m x डिवाइडेड बाय m माइनस x। बस ये दिमाग में रखना है एक चीज, और ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दिमाग में जरूर रखें आप। अगर ये दिमाग में रहेगी तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो क्वेश्चन, अभी मैं 1 डायमेंशन में लिखा सब कुछ मैंने, है ना। अब मान लीजिए आपको जेड वाई एक्सिस निकालना, क्या हो गया, वाई सी एम बराबर एम वाई, वो कैपिटल वाला और ये सब। ठीक है, तो करना क्या है कि आप क्या करिए, जो पार्ट निकला है पहले पूरा मानिए कि पूरी डिस्क का द्रव्यमान कितना एम और पूरा इसका सेंटर ऑफ मास कितना, जो हमें पता, क्योंकि ये डिफॉर्म नहीं है तो फिक्स है, तो फिक्स है तो अपन सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर में होगा। ठीक है, इसका भी कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास कि इसमें से अगर ये भाग निकल गया, यानी कि ये चीज है ना, बराबर में क्या होगा कि इस पूरी डिस्क में से ये भाग निकाल के तो बची कौन सी, ये। अब इसका कैसे निकालूं, तो इसका निकलेगा ऐसे कि एम एक्स माइनस, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि जो माइनस जो निकल रही है उसको क्या करो,
उसके mx को या उसके द्रव्यमान इंटू उसकी जो सेंटर ऑफ मास है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ये x क्या है, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये x क्या है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक दो क्या करता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे हमें करने हैं। चलिए तो चलिए एक पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशन में एक इक्वेशन दे रखी है कि एक मास जो है वो यहाँ पड़ा है, एक मास यहाँ पड़ा है, एक मास यहाँ पड़ा है। ठीक है, और ये इस तरह से पॉइंट हो गए 0 0, ये हो गया a0 और ये हो गया a/2 और a√3/2। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। अब पूछा गया है कि 3 bodies of equal masses are placed at 0 0, a0 and at a/2, a√3/2। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्या करना है, सेंटर ऑफ मास के जो है मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन क्या बनती है, पहले निकालूंगा एक्सियम। तो एक्सियम क्या हो जाएगा, देखिए तीनों मास कितना है, इक्वल है, तो मान लिया इसका भी m है, ये भी m है और ये भी m है, गिवन नहीं है तो मान लिया m है। तो पहला क्या हो जाएगा m इंटू 0, क्योंकि यहाँ से लेंगे ना x कोऑर्डिनेट क्या होता है, चलो लिख देता हूँ मैं, m1 x1, m2 x2, m3 x3। ठीक है, यही होगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, 3 ही है तो ये हो जाएगा। m1 कितना है m, ठीक है, x कितना है इसका 0, प्लस m2 कितना है m, x कितना है a/2 प्लस m3 कितना है m, x कितना है a। ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस m। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, m कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे m, तो m हो जाएगा, नीचे होगा 3m, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऊपर क्या बचा, a/2 प्लस a कितना हो गया 3a/2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया a/2। ठीक है, कोई दिक्कत, जोड़ दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या निकालना है, अब 2D में इसलिए YCM निकाला, कोऑर्डिनेट पूछा, YCM क्या हो जाएगा, तो फिर से देखिए अब क्या करेंगे, y1 y2 y3 ले लेंगे, बार बार वो नहीं लिखूँ ना, डायरेक्ट लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा m0 प्लस m, इसका y कितना है a√3/2 प्लस m, इसका कितना है 0, डिवाइडेड बाय m1 यानी कि m प्लस m। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ये m कॉमन आ जाएगा, नीचे बचेंगे 3 m हो गया ना, तो 3 m से m कैंसिल आउट, ये हो जाएगा हमारे पास a√3/2 इंटू 3, तो कुल मिला के इससे कैंसिल आउट √3, तो कितना हो गया a/2√3, ये क्या हो गया YCM। ठीक है, तो कुल मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया, x में तो होगा a/2, तो a/2 कहाँ होगा, कुछ ये पॉइंट, फिर है ये इसके यहाँ पे, तो ये करीब करीब कुछ यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जब कोऑर्डिनेट आता है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं एक, चलिए वेलोसिटी वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ एक में, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम एज शो इन फिगर, यानी कि फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कि ये एक पॉइंट पास है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम का है और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, दूसरा एक और मास है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से ये इस तरह से 30 डिग्री एंगल के ऊपर मूव कर रहा है, इसका भी कितना है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये कितने किलो का है, ये 2 kg का है। ये इस तरह से दिया हुआ है, हाँ साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है। ठीक है, अब क्या पूछा है इन्होंने ये पूछा है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, और वेलोसिटी जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, वो दे रखे हैं I और J कैप में। किस में दे रखी है वेलोसिटी, I और J कैप में दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है,
वेक्टर सम निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और ये डायग्राम आपको दे ही रखा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसकी मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। तो पहले लिख लीजिए m1 बराबर कितना है 1 kg, और v1 बराबर कितना है वेक्टर फॉर्म में, वो हो जाएगा 2 i कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। m2 कितना है, वो है 2 kg, और v2 कितना है, तो v2 देखिए आप। अब v2 देखो, तो v2 के लिए अगर मैं देखूं तो आप देखिए इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 2 कितना होगा कोस 30 डिग्री, इस तरफ लागू तो कितना हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री, है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए कोस 30 डिग्री कितना होता है बताओ, देखें √3/2, तो कैंसिल आउट हो गया, तो √3 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत भाई, कितना होगा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। ये कितना होगा साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लिख लीजिए वेलोसिटी। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, एक्स एक्सिस में है √3 आई कैप, ये कितनी है माइनस में, क्योंकि देखो ये वाई एक्सिस है तो ये क्या होगा माइनस वाई एक्सिस, तो माइनस में जे कैप और मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था, हम यहाँ पे वेक्टर सम कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर सम ही करना है। तो वेक्टर सम करने के लिए, क्योंकि इन्होंने एक्स वाई अपने को डायरेक्शन दे रखी है, ऑप्शन में आई जे के आ रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या करो वेलोसिटीज को आई जे के में कन्वर्ट कर दो। हमने कर दी कन्वर्ट, तो कन्वर्ट करते हैं सिंपल हो जाएगा। पहले क्या निकालना है आरसीएम, कैसे निकलेगा, सॉरी वीसीएम है ना, वीसीएम कैसे निकलता है, वीसीएम निकलता है हमारे कि m1 v1 प्लस m2 v2 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय क्या करना है m1 प्लस m2 करना है, ठीक है। m1 कितना है, m1 है 1, इधर से आ गया 2 आई के बोलना मत, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर लिए प्लस m2 कितना है 2, ठीक है। देन उसके बाद में v2 कितना हो जाएगा रूट आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, आई कैप को एक साथ लीजिए, जे कैप को एक साथ लीजिए, तो आई कैप इतना कितना आएगा 2i प्लस 2 रूट, ये है ना, तो 2 प्लस 2 √3 आई कैप, ठीक है, 2 प्लस 2 √3 आई कैप माइनस 2, ठीक है, जे कैप डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी। जब ये इक्वेशन बनेगी तो इससे आप क्या कर सकते हो, ये हमारा आ गया वी सी एम की वैल्यू आ गई, ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई वी सी एम की, और यही आपको जो है ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में बस इसको थोड़ा सा आगे करके ऐसे दे दिया कि 2 प्लस 2 √3/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप, ये क्या दे रखा ऑप्शन में गिवन होगा। तो हमारा वीसीएम कितना हो गया, ठीक है। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, समझ के उसको निकालना है, आंसर आराम से कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें उसके कंपोनेंट आई और जे में लेने ही पड़ेंगे, ऑप्शन को देखोगे तो पता चल जाएगा कि आई जे में लेना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है ये देखिए कि ए डिस्क ऑफ रेडियस आर इज कट ऑफ फ्रॉम, वो कट वाला जो है ना वो मैं बता रहा था कि वो डिफॉर्म वाला है ना, वो कैसे, ए डिस्क ऑफ रेडियस आर इज कट ऑफ फ्रॉम ए यूनिफॉर्म थिन शीट ऑफ मेटल ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2। देखिए सबसे पहले तो क्या है, एक हमारे पास डिस्क है, तो ये हमारी डिस्क हो गई, ठीक है। अब इस डिस्क में से क्या क्या कहा गया, एक डायग्राम में बनाया हुआ कि r/2 का एक जो है हमने कट लगा दिया डिस्क में, है ना। तो अब ये जो बनी हुई डिस्क है, जो इसकी रिम है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या करना है मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ मास मुझे फाइंड आउट करना है, तो ठीक है कर लेते हैं भाई। डिस्क है तो क्या करना पड़ेगा, 2 डायमेंशन में है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो 2 डायमेंशन बना लो। अब क्या करना है, डिस्क की रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये r रेडियस है, ठीक है। अब डिस्क में से क्या किया है, डिस्क में से एक r/2 का जो है वो r/2 रेडियस का एक वो हटा दिया है, तो ठीक है हम हटा देते हैं r/2 का। ये डायग्राम बना हुआ है, ये सॉरी थोड़ा सा गोल बनाए इसको, हाँ।
तो इसकी जो ये डिस्टेंस होगी वो कितनी है, रेडियस r/2 ही तो होगी, है ना, क्योंकि r क्या होगा इसका डायमीटर, r/2 का हमने क्या किया इसमें से हटा दिया है, ये हमारी y एक्सिस हो गई और ये सपोज कर लीजिए, सपोज क्या है x एक्सिस हो गई, ठीक है। अब अगर ये यूनिफॉर्म होती, आप सोचिए अगर ये यूनिफॉर्म डिस्क होती तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, डिस्क का हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है, ये आपको पहले से पता है, मैं लिखवा दूंगा आपको दो चार चीजें अभी जिसके अंदर क्या क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा इसका, वो हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है। अब ये कैसा एग्जाम्पल बना, तो ये आपके पास डिस्क है तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये कौन सी है लाइनिंग वाली जो है वो तो आपके पास डिस्क पड़ी है, इसका ही निकालना आपको सिर्फ, पूरी डिस्क होती तो कितना होता कि जब अगर पूरी डिस्क में लेता हूं तो इसका द्रव्यमान कितना था, सपोज कर लीजिए m है, पूरी डिस्क जो है इसका मास कितना है, इसका मास m है, ठीक है। अब मुझे r/2 जो है उसका मास मुझे पता नहीं कि r/2 वाली का मास कितना होगा, ठीक है, कि इस पूरी का मास कितना है, इस पूरी अगर मेरे पास ये डिस्क होती, मैं एक बार कर देता हूँ इसको क्योंकि मास हमें गिवन नहीं है ना, अगर ये पूरी डिस्क होती मेरे पास, है ना, तो इसका मास कितना है, इसका मास m है, ठीक है। तो इसमें से इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस r है, अब डिस्क किसमें होती है, 2 डायमेंशन में, तो अगर मैं रो निकालूंगा इसका तो वो क्या होगा, m/πr² होगा, है ना, 2 डायमेंशन में ना m/ क्या होगा, πr², क्योंकि एक डिस्क का मतलब क्या हुआ, क्या बनेगी, एक स्फीयर बनेगा, सॉरी वो सर्कल बनेगा, तो कितना हो गया कि यानी कि रो कितना हो गया, ये हो गया। अब मुझे किसका निकालना है, r/2 वाली का निकालना है, ठीक है, तो r/2 का निकालना है यानी कि मुझे क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है ना, स्मॉल m निकालना, स्मॉल m निकालूंगा तो इसका कितना मान रहा हूँ मैं, स्मॉल m मान रहा हूँ, स्मॉल m निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा रो इंटू पाई r/2 का स्क्वायर, यही करूंगा, है ना, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m/πr² मल्टीप्लाई π/r²/4, तो ये पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो कितना हुआ m/4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस जो छोटी सी डिस्क है मेरे पास ये बची हुई, ये वाली जो हमने बाहर निकाली है, इसका कितना हो जाएगा, m/4 क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये समझ में आ गया ना कैसे किया मैंने, क्योंकि पूरी की पूरी डिस्क क्या है, एक ही तो मटेरियल से बनी है, तो उसका क्या होगा, रो इक्वल होगा, तो वो रो कितना होगा कि पर यूनिट एरिया के अंदर, अगर मान लीजिए ये रो ये क्या होता, ये सपोज करिए स्फीयर होता, तो स्फीयर होता तो मुझे क्या करना पड़ता, क्योंकि स्फीयर में मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी वॉल्यूम में होगा, तो वॉल्यूम होगा तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, स्फीयर का वॉल्यूम लूंगा, फिर उससे फिर देखेंगे छोटा सा जो स्फीयर हम निकालेंगे उसका क्या वॉल्यूम होगा, ठीक है, समझ में आ रही ना मेरी बात, इस तरह से हम क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि ये जिस एक पदार्थ से बनी है वही पदार्थ हमने बाहर निकाला है, तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, तो मास कितना हो गया इसका, m/4 आ गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एक चीज, क्या लिख देता हूँ कि टोटल मास कितना था इसका, m था पूरी डिस्क का, और छोटी वाली डिस्क का मास कितना हो गया, m/4 हो गया, ठीक है। अब इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो देखिए एक तो m वाली जो थी उसका cm कहाँ है, उसका है सेंटर 0 0 पे, कहाँ पे है, क्योंकि ये ना इसको हम क्या मान रहे हैं, 0 0 मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये 0 0 पे होगा सेंटर, तो इसका क्या होगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए जो m/4 यानी कि छोटी वाली डिस्क है, इसका cm कहाँ आएगा, इसका देखिए x एक्सिस पे कितना होगा, क्योंकि x एक्सिस पे कोई नहीं है ना इस तरफ, तो x एक्सिस पे तो 0 होगा, y पे कितना हो जाएगा, y पे हो जाएगा r/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इसकी रेडियस के बराबर, r/2 के बराबर, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन है हमारी अभी हमने देख ली है कि जो हमारा पूरा डिस्क है उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास कितना है, 0 0, और जो हमारी छोटी वाली डिस्क है उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास कितना है, 0 और r/2, ठीक है। अब इससे आगे हमें सोल्व करना है, तो आगे सोल्व करने के लिए क्या करें कि अब कैसे किया था कि जब क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, जो हमारी पूरी डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास और उसके मास से क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो अगर मैं इसका x कोऑर्डिनेट लूंगा तो क्या बनेगा, xcm बराबर वो बन जाएगा m इंटू 0 माइनस m/4 इंटू r, नहीं 0, है ना, इसका कितना है x कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाय m माइनस m/4, ठीक है, कितना हो जाएगा, m माइनस m/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो कुल मिला के सब कुछ 0, क्योंकि ऊपर कितना हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही YCM अगर मैं देखूंगा तो YCM क्या हो जाएगा, m इंटू 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट कितना है 0, माइनस m/4, y कोऑर्डिनेट इधर कितना है r/2, डिवाइडेड बाय m माइनस m/4। इसको सोल्व करिए, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, mr/8 डिवाइडेड बाय 3m/4, ये इससे कैंसिल, m से m कैंसिल, ये 2 टाइम्स, तो कुल मिला के कितना आ गया, जो YCM आएगा वो आएगा माइनस में, है ना, माइनस में चल रहा है, माइनस में r/6
6। तो कुल मिला के इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, जिसको RCM कह रहा हूँ, वो हो जाएगा 0 माइनस R/6। तो इसका मतलब वो कुछ 0 तो ये वाला और R/6 वाई एक्सिस में कुछ यहाँ। तो यहाँ क्या होगा उसका सेंटर ऑफ मास, जब इसमें से आप क्या करते हैं, इस m जो है इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आरपीसी के पूछने के अभी ट्रेंड है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है अपना वो एक मैं कंपोजिट वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, देन उसके बाद आज वीडियो जो है वो खत्म करते हैं। ठीक है, कंपोजिट वाला जो क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कुछ आपको जो यूनिफॉर्मली मास होते हैं, है ना, उसका अगर कोई क्वेश्चन आपको दे देते हैं तो उस बॉडी को कैसे आप सोल्व करेंगे, कि उसमें जब आप कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का थोड़ी सिस्टम बनाते हैं उस केस के अंदर, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, ये 0 0 पॉइंट है, सेंटर है सारे, है ना, थोड़ा सा ये ओवल शेप टाइप बन गया। ये क्या है, सब सेंटर है। ये है A0 और ये जो है वो है 0A। ठीक है, ये क्या दिया है, ये दिया सॉलिड स्फीयर, सॉरी सॉलिड है क्या दिया हुआ है, हाँ सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये है होलो स्फीयर, और ये जो है वो दी है आपको एक डिस्क। ठीक है, डिस्क, हाँ ये दिया आपको डिस्क, और तीनों का जो मास है वो क्या दिया, M और M दिया हुआ है। अब पूछा है कि पूरे के पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो देखिए ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ये यूनिफॉर्मली, अब इससे आपको पूछ लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर में। इसका भी कहाँ होता है, सेंटर में। इसका भी कहाँ होता है, सेंटर में। तो इन सबका सेंटर में होता है, तो वो निकाल दीजिए उसके अकॉर्डिंग। तो क्या बन जाएगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो XCM में लूंगा पहले, क्योंकि 2 डायमेंशन में तो XCM लिया, तो क्या हो जाएगा, XCM हो जाएगा M सॉलिड स्फीयर के लिए 0 प्लस दूसरे के लिए M 0 प्लस MA डिवाइडेड बाय M प्लस M। तो कुल मिला के क्या हो गया, MA डिवाइडेड बाय 3M। M से M कैंसिल, कितना आ गया, A/3। ठीक है, YCM निकालिए, YCM कितना हो जाएगा, M इसका कितना है A प्लस M 0 प्लस M 0 डिवाइडेड बाय M प्लस M। तो कुल मिला के यहाँ से ये बचेगा, बाकी सब 0, तो MA/3, M से M कैंसिल, कुल मिला के A/3। तो कुल मिला के इसका क्या आ जाएगा, A/3, कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, A/3 तो RCM कितना हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हो जाएगा A/3 और A/3। ठीक है, तो हो गया कंपोजिट वाला भी। तो कुल मिला के जो है हमने लगभग सारी तरह की जो है क्वेश्चंस देख लिए हैं। कंपोजिट वाला हो गया, मास में से जब आप यूनिफॉर्म जो बॉडी है उसमें से कुछ मास निकाल लिया तो देख लिया, देन अगर पॉइंट मास है तो देख लिया, उसकी वेलोसिटी है तो हमने देख लिया। ठीक है, और वैसे आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए स्फीयर है तो स्फीयर में कहाँ होगा, सेंटर में। ये डिस्क है तो डिस्क में भी कहाँ होगा, सेंटर में, सेंटर ऑफ मास। एक यूनिफॉर्मली रोड है तो रोड में कहाँ होता है, रोड में अगर मान लीजिए L लेंथ की रोड है ये, तो उसमें क्या होता है, L/2 पर सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आयत है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या है, ये A है, ये B है, तो सेंटर ऑफ मास का होगा A/2 और B/2 पे। तो ये चीजें आपको पहले से पता है, क्योंकि जो यूनिफॉर्मली है, तो यूनिफॉर्म अगर कोई चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन है मास, ये क्या है, सारे के सारे यूनिफॉर्म मास, उसमें अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमेशा क्या होगा, उसके सेंटर में ही सेंटर ऑफ मास होता है। बाकी नॉन यूनिफॉर्म है, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट सिस्टम दे रखे हैं, तो उसके हम इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे की क्लास में हम लोग ये तो सारा था वो किसमें था, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में था, यानी कि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ा था। नेक्स्ट जब हमारा वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम, है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रखेंगे ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती है, जो आपके लिए, या फिर कह सकते हैं कि BSc लेवल का जो है वो उसमें स्टैंडर्ड का हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।